तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा 100% में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ना कि इन्हीं सभी क्वेश्चनों में से आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, पहले के क्वेश्चन को मैं देखा हूँ और अभी के क्वेश्चन में देखा हूँ। मैं खुद ऑफलाइन जो है पढ़ाया करता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या किया था, वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और बायो का मैं जरूर ही दूंगा, ठीक ना। मैं आज जो है फिजिक्स का दे रहा हूँ और एक और वीडियो में फिजिक्स के लिए लेकर आऊँगा जो कि कल होने वाला है, ठीक ना। मतलब कि ये जो है सॉरी हिंदी का लेकर आऊँ, ठीक ना। हिंदी के सारे यहाँ पे सब्जेक्टिव में दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स का भी करा दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा क्वेश्चन, राम रमेवल का अर्थ बताइए। यानी जो है राम रमेवल का अर्थ क्या, तो आंसर सुनिए। राम रमेवल का अर्थ होता है जब किसी बात को 4 लोगों के अधिक की जाती है, मतलब जब कोई भी बात हो उसको 4 लोगों से ज़्यादा में की जाती है तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी को राम रमेवल कहते हैं। यानी कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अकेले बात ना करके इन बात को जो है 4-5 लोगों में करते हैं तो उस बात को जो है काफ़ी लोग जान जाते हैं, जिससे क्या होता है बात का एक ना एक दिन खुलासा हो जाता है। तो इसी को हम लोग बात को क्या कहते हैं जी, थी कि वो राम रमेवल कहते हैं। इस बात को क्या कहते हैं, राम रमेवल कहते हैं, ना कि और बतकही वगैरह जाना जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक ऐसी कला है जो जो सबके सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में प्रचलित है। ये जो बातचीत करने की सबसे जो अच्छी कला है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पारिवारिक और सामाजिक जीवन का सुखद और सुलभ बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि अगर आपको बातचीत करने का बहुत ही बढ़िया तरीके से लूर आ जाता है, अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो आपको समाज में काफ़ी ज़्यादा क्या मिल जाता है बच्चों, तो इज्जत मिल जाता है। क्या मिलता है, इज्जत मिलता है, जो कि आपको समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है और आप जो है एक अच्छे महापुरुष के तौर पे जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रखा, उसने कहा था कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। यानी कि उसने कहा था कहानी में जितने सारे पात्र हैं उन लोगों की सूची तैयार कर देना है। तो कहानी का प्रमुख पात्र लहाना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द सारी की सारी घटनाएं होती है, ठीक ना। देखिए लहाना सिंह जो है जहाँ भी कहानी का जो है काम हुआ है ना, वो लहाना सिंह के इर्द गिर्द में आसपास ही सारी की सारी घटनाएं हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र भी हैं, जैसे कि लहाना सिंह, बजीरा, बोधा सिंह और किरत सिंह, सूबेदारनी पलटन और पलटन फिरंगी मैम भी इसमें शामिल थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि देखिए फिरंगी मैम, चलिए मैं आपको आगे उस क्वेश्चन को मैं डाला भी हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन भी आगे आपको मिल मिल जाएगा देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा आप लोगों से, कह रहेगा उसने कहा था कहानी में कितने भागों में बटी हुई है, कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। यानी उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में बटी है और कितने भागों में युद्ध के बारे में बात किया गया है। देखिए उसने कहा था कहानी जो है ना वो 5 भागों में बटी हुई है और 5 भागों में 3 भागों में क्या है, आपको युद्ध के बारे में बात किया गया है। यानी कि जिसमें 2 भागों में आपको जो है लाना सिंह के प्रेम कथाएं हैं और तीसरा 3 भागों में जो है आपका युद्ध के बारे में बात किया गया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। आखिरकार लहना सिंह क्या था, कैसे था, उसको जो है अपने परिचय, उसका परिचय जो है अपने शब्दों में देना है। लहना सिंह जो था वो ब्रिटिश सेना का जमादार था। लहना सिंह साहसी, शौर्य एवं निष्ठा संयुक्त व्यक्ति वह था। वह युवाओं का प्रतिनिधि भी था, जो युवा होते हैं उनके प्रतिनिधि भी था। मैं मालिक भी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेना का जो अध्यक्ष भी था, जो अपने मामा के यहाँ अमृतसर में 12 साल की उम्र में रहने आया था। 12 साल की उम्र में अमृतसर में उसके मामा जी रहा करते। पूछा है क्वेश्चन आप लोगों से, लहना सिंह में अमृतसर में लहना सिंह कौन रहते थे, तो उसके मामा जी रहते, ठीक है। जवान होने पर फौज का नौकरी करने लग गया। जवान हुआ जब वो फौज का नौकरी में वो शामिल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। देखिए बच्चों, माँ को जो है ना अपना मन समझाना, देखिए आपके आपके भी घर में आपकी माँ होगी, उसको मन समझाना कब कठिन हो जाएगा, जब आपके घर में किसी प्रकार की अनहोनी हो जाएगी। लेकिन माँ को अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका पुत्र उससे दूर हो जाता है। जब सोचिए आपका पुत्र होगा या फिर आपकी माँ के आप हैं, आप कहीं चले जाते हैं तो आपकी माँ जो है किस तरह से जो है बेचैन हो जाती है, क्योंकि माँ ने
माँ ने पुत्र को दूध पिलाया, माँ ने क्या किया, दूध दूध पिलाकर उसको पाल पोस करके बड़ा किया है, इसलिए माँ को उसका मन का समझाना क्या होता है बाबू, कठिन हो जाता है। बातें आप लोग को आई होप की समझ में आई होगी, ठीक ना। क्योंकि माँ जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे को शुरू से लेकर के अंत तक उसको पालती है, पोसती है, बड़ करती है। और अचानक से उसका पुत्र अगर खो जाए तो माँ को उसके सर पर और उस पर क्या बीतेगा वो आप समझ सकते हैं उसको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। जो भगत सिंह जो थे ना उनको विद्यार्थियों से बाबू मैं पहले ही बता दूं, भगत सिंह को विद्यार्थी से यही अपेक्षाएं थी कि जो भी देश के विद्यार्थी है ना वो लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और देश का नाम जो है रोशन करें, आईपीएस ऑफिसर बने इत्यादि। अपने भाषा में इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए देखिए वही चीज़ें मैंने भी लिखा है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से यही अपेक्षाएं थी है कि वे पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन करें और अपने परिवार को सुखी रखें। इससे ज़्यादा भगत सिंह कुछ नहीं चाहते थे, यही चाहते थे कि हमारे देश के लिए थोड़ा बहुत काम करें और अपने परिवार के लिए भी जिए और एक अच्छी भावनात्मक सोच के साथ जिए और एक अच्छी काम करें अपने देश के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है का, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, यानी कि नारी की पराधीनता जो है थी वो कब से प्रारंभ हुई। तो जो आपकी जो है नारी की जो पराधीनता जो प्रारंभ हुई ना, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है ना मेरे बाबू कि जो नारी की पराधीनता जो है ना वो भारत में कब से प्रारंभ हुई। तो इस बात को भी आप लोग जो है गौर कीजिएगा और इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो देखिए मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और नर जो है वो बाहर रहने लगा। नारी की पराधीनता जो थी ना वो कृषि के काल से ही प्रारंभ हुई, यानी कि नारी की जो पराधीनता थी ना हमारे भारत देश में, वो जैसे ही मतलब कृषि का विकास होने लगा ना हमारे देश में, वैसे ही क्या हुआ कि जो है कृषि का विकास हुआ तो हमारा जो नर और नारी जाति थी ना वो दो कबीलों में बट गई, दो भागों में बट गई। यानी कि नारी को ऐसा रखा गया ना कि वो घर में रहेगी और पुरुष जो था वो बाहर काम करने जाने लगा। तो ये मतलब कि पहले दोनों एक साथ रहा करते थे, इसमें लिखा भी होगा, आगे पढ़ते हैं ना। देखिए दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित, बाहर का जीवन असीमित होता गया। घर का जीवन जो था वो सीमित होता गया कि आप यहीं तक रह सकते हैं, और बाहर का जीवन जो था ना वो असीमित होता गया। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकारित होती चली गई, छोटी से छोटी जिंदगी जो था वो बड़ी से बड़ी अधिकारी के पक्ष में चली जाती चली। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, यानी कि जैसे ही हमारे देश में जो भारत में यानी कि कृषि की प्रारंभ हुआ वैसे ही क्या हुआ जी, नारी की पराधीनता जो थी वो प्रारंभ हो गई। चलिए ये क्वेश्चन भी आप सभी का हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा ताकि आपके भाई को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों से इस तरह से भी पूछ सकता है क्या, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी व्यक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए पर मैं आपको बता दूं बिना आंसर देखे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रवृत्ति मार्गी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने काम घर के काम वगैरह करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया करते हैं। और वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो वो केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, यानी कि अपने जॉब पे ध्यान देंगे, अपने घर के कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि केवल केवल घर के कामों पर ध्यान देंगे तो कहेंगे कि हमको तैयारी नहीं करना है जॉब का। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं। प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति के बारे में समझिए। प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने घर के कामों को करते हुए अपने लक्ष्य पर भी ध्यान देते हैं। ये होते हैं जो अच्छे किस्म के लोग होते हैं। तो निवृत्ति मार्गी व्यक्ति वैसे होते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने घर के काम या अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देकर, मतलब एक किसी न किसी एक पर ही ध्यान देंगे, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, तो इसे कहते हैं हम लोग निवृत्ति मार्गी व्यक्ति, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा था चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि आप लोग आपके दोस्त को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चातकी किसके लिए तरसती है। देखिए एक चातकी जो थी ना एक पक्षी थी, ये क्या थी, एक पक्षी थी। चातकी जो थी वो पक्षी थी, ठीक है। तो चातकी एक पक्षी थी जो बादल के बूंद जो था ना पानी के लिए तरसती थी। चातकी एक पक्षी हो जो स्वती
क्या लिखा है यहाँ पे, स्वाति के बूंद के, सॉरी यहाँ पे बारिश के बूंद हो जाएगा ना ये, सॉरी इसको आप लोग संभाल लीजिएगा, ये बारिश का बूंद हो जाएगा, ठीक है। बूंद के लिए तरसती है, बारिश के बूंद के लिए तरसती है, चातकी केवल स्वाति का जल, ये यहाँ पे ये जल, ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, बादल का जल होगा, ठीक है ना। चलिए, वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है, जब यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा ये मेरे भाई बनाते हैं ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, बूंद आकाश से गिरता है, मतलब बारिश का बूंद जो था वो आकाश से गिरता है, तब वो जल ग्रहण करती है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग बारिश का बूंद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। देखिए, कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ क्या करते खाते हैं, और कुछ धरती पर गिराते हैं। कृष्ण कुछ खाते समय जो है ना, कुछ खाते हैं और कुछ घर धरती पर गिराते हैं। वे दही मिश्री और माखन मिलकर अपने भी खाते हैं और नंदी को भी खिलाते हैं, यानी कि नंदी को भी खिलाते हैं और अपने खुद भी खाते हैं, ठीक ना, मतलब बछड़े को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं एक साथ। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का खत्म हो चुका। नहीं देखिए, इतना ही छोटा छोटा आप लोग सोचिएगा, इतना छोटा छोटा आंसर, देखिए छोटा छोटा आंसर नहीं है, जितना क्वेश्चन होगा उतना ही आपको जवाब देना है। ज़्यादा जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, आपका नंबर वहाँ पे कटने के चांस होते हैं, क्योंकि थोड़ा भी गलती होगा आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ के आप लोग जो था वो कंठस्थ आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी, गाय जो थी वो किस ओर दौड़ पड़ी। सारे के सारे जो है आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं है। उत्तर देखिए, उत्तर कह रहा है, भोर हो गई है, दुलार भरे कमल मधुर स्वर में सोते हुए बालक कृष्ण को संकेत देते हुए जगाया जा रहे हैं। मतलब क्या, भोर हो गई है और बालक जो थे मधुर स्वर में गाते हुए जो था कृष्ण को जगाने के लिए, मतलब कि एक तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम पद में भोर होने का संकेत दिए गए, प्रथम पद में क्या, भोर होने का संकेत दिए गए। कमल के फूल खिल उठे हैं, ऐसा वो प्रथम पद में बताया गया। गाय अपने गौशाला से दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी, मतलब गाय अपने गौशाला से जो अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। इतना भी आंसर लिख दीजिएगा, तब भी इसका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बुद्ध ने जो थे वो आनंद से क्या कहा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। करेगा, बुद्ध ने आनंद से कहा, मैं जो धर्म चलाया था, ये भी जो है अर्धनारीश्वर का ही है, ठीक है, अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह 500 वर्षों तक चलेगा। 500 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो 100 वर्षों तक चलेगा। 500 वर्ष तक चलने वाला, लेकिन वो 100 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मतलब कि क्या था, उनके जो है अपोजिट काम किया गया। ऐसा बोला गया कि अब जो है उन लोगों का जो है अधिकार छीन लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने ये बोला कि देखिए मैंने तो दे दिया है अधिकार, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कम करके, थोड़ा कम 100 साल तक ही चलेगा, बट चलना चाहिए। कहने का मतलब इनका ये था, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री का खिलौना क्या है, पुत्र वियोग कविता के आधार पर बताइए। देखिए, कवित्री का खिलौना जो था ना, उसका पुत्र ही था, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, अकेले ही थी, उसका पुत्र के साथ ही अपने खेलती थी, कूदती थी, रहती थी। कवित्री का खिलौना उसका पुत्र था, कवित्री का खिलौना उसका क्या था, ये पुत्र था। जिस प्रकार छोटे बच्चों के लिए खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र क्या होता है जी, प्रिय होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चों के लिए खिलौना दे दीजिए तो दिन भर खेलता रह जाएगा, उसी प्रकार माँ के लिए भी उसका पुत्र क्या होता है जी, खिलौना होता है। इसी प्रकार कवित्री का खिलौना उसका पुत्र था। इसी प्रकार का जितना क्वेश्चन था उतना आंसर था, है कि ना जी। मतलब कि जिस प्रकार कवित्री का खिलौना उसका पुत्र था, क्यों, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी खिलौना जो होता है, जो छोटे बच्चों के लिए खिलौना जो प्रिय होता है, उसी वैसे ही जो था कवित्री के लिए उसका पुत्र जो था खिलौना के समान प्रिय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नर और नारी एक ही द्रव की 2 ढली प्रतिमाएं हैं, कैसे। नर जो है और नारी जो है एक ही द्रव की 2 ढली प्रतिमाएं हैं, कैसे। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, नर और जो नारी था वो पहले तो एक ही प्रकार से रहा करते था ना जी, पहले तो एक ही रहा करते थे। नर और नारी आरंभ में समान थे, आज भी नर और नारी कुछ गुण समान देखने को मिलते हैं। नर और नारी पहले क्या था जी, एक दूसरे के समान थे, किसी प्रकार के उन लोगों में विभिन्नता, मतलब कि अलगाव नहीं हुआ करता था।
जिस प्रकार से फिर भी आज भी कुछ ऐसे नर में जो है नारी के गुण देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, जैसे कि आप लोग का हाथ को ऐसे चलाना अजीब तरीका से आप लोग के सामने रहते तब ना करके बताते, बात समझ में आ रहा है। किंतु सदियों से नर अपने भीतर नारी और नारी अपने भीतर नर को दबाते आ रहा है, यानी जो भी उन लोगों में गुण है उसको क्या है दबाते आ रहा है, मतलब कि उजागर नहीं करना चाहता, लाज शर्म के मारे जो है अपने हाथों को नर भी चमकाना जानता है और नारी भी कुछ हद तक उन चीज़ों को जानती है जो चीज़ें नर करता है बट नहीं जानना चाहती है, ठीक ना। प्रकृति ने एक दूसरे को पूरक बनाया है, एक दूसरे का क्या है जी पूरक बनाया है, इस प्रकार नर और नारी एक ही द्रव की दो ढली हुई प्रतिमाएं हैं। इतना क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, एकदम आपको फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है। देखिए फटाफट रैपिड फायर की तरह चला रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस चैप्टर से आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें और जो है 30 क्वेश्चन और मैं आप लोग करा दूंगा, इसके बाद इससे बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, इतना जान लीजिए कि नहीं पूछेगा, 100% बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं निकलेगा एक भी ऑब्जेक्टिव, सॉरी एक भी सब्जेक्टिव। तुलसी को भक्ति रूपी अमृत की भूख है, तुलसी को भक्ति रूपी अमृत की भूख है, प्रभु अपने चरणों में हमें ऐसी भक्ति दे दीजिए। मतलब बोले तो तुलसी को जो है ना वो प्रभु की जो भक्ति रूपी भक्ति का भूख है, बात समझ में, भक्ति को भूख है। भक्ति वो बोलते हैं कि प्रभु मेरे को अपने चरणों में एक ऐसी भक्ति दीजिए जो हमारे अंदर दूसरी कोई कामना न हो जाए, ऐसी भक्ति दे दीजिए ना, हमें ऐसी भक्ति दीजिए जिससे उसके बाद हम इस भक्ति को पाने के बाद ना कोई दूसरा कामना न रहे हमारे अंदर की, आखिर हमको इसके बाद भी किसी चीज़ को पाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं, तुलसी जो थे वो सीता से क्या सहायता मांगते हैं। ये क्वेश्चन जो है अलग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा लेकिन आंसर दोनों का सेम होगा। तुलसी माता सीता से क्या सहायता मांगते हैं, तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं। देखिए क्वेश्चन पलट दिया, माता सीता बस लगा दी, इतना ही क्वेश्चन बदला है। तुलसी सीता से वचनों से सहायता मांगते हैं ताकि सीता जी उनके बातों को भगवान श्री राम के पास रख सकेगी। तुलसीदास माता सीता से भवसागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की वाचना करते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा सा भी आपका आंसर को नहीं कटने वाला, ठीक ना, और आपको फुल नंबर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा दिनकर जी का निधन कब और कहाँ और किस स्थिति में। यहाँ पे कब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, कब कहाँ और किस स्थिति में हुआ, कब छूटा हुआ है, ठीक ना, मतलब छूटेगा नहीं, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कब लगा कर पूछ सकता है। देखिए दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ, जब वो अपने दोस्त रामनाथ जी गोयनका के यहाँ घर गए थे। अचानक उनको दिल का वहीं पे दौरा पड़ा, 3 मिनट में अस्पताल ले जाएगा फिर भी वो नहीं बचे। आंसर कितना आसान है, देख रहे हो। दिनकर जी को 24 अप्रैल 1974 को हुआ, मतलब इनका निधन जो था 24 अप्रैल 1974 को हुआ, जब वो अपने दोस्त रामनाथ जी गोयनका के यहाँ गए थे तो उनको क्या पड़ा, वहीं पर दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में हॉस्पिटल है फिर भी वो नहीं बचे। बातें समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। इसमें याद क्या करना है यार, दिनकर जी को मृत्यु का डेट आपको याद करना है, ये वाला आप लोग को इसका डेट जो था, डेट आपको ये वाला डेट आपको याद करना है। उसके बाद आपको ये पता है कि उनको जब अपने दोस्त गोयनका के यहाँ गए थे तो वहाँ पे उनका दिल का दौरा पड़ा, वहाँ से ले जाएगा फिर भी वो नहीं बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा डायरी क्या है। डायरी क्या है जी, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग डायरी लिखते होंगे। तो डायरी एक ऐसी हिंदी साहित्य की एक ऐसी विद्या है जिसमें हम अपने मन के बातों को कागज़ों पर उतारते हैं, और डायरी का मन का क्या है जी कूड़ा है। मतलब कि डायरी एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं जी, हिंदी साहित्य की विद्या है जिसके अंतर्गत हम लोग अपने मन के भड़ास को उसमें उतारते हैं, अपने मन को बातों को लिखते हैं, दिन में जो भी काम करते हैं उसको लिखते हैं, है कि ना जी। यही सब बातें हैं ना जी, मतलब कागज़ पे उतारते हैं तो इसीलिए कागज़ पे उतारते हैं, है कि ना जी। मन का कूड़ा है, जो भी मन का भड़ास होगा दिन भर का, उसको शाम को जाकर लिख देते हैं, है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की बात का क्या अर्थ है। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की बात का क्या अर्थ है, ठीक है। हृदय की बात का तात्पर्य हमारी संवेदनाओं से है। हृदय शब्द प्रेम, कर्म, करुणा, स्नेह और ममता आदि दया का प्रतीक है। हृदय की बात मनुष्य के अंदर सभी बातों को करता है। लास्ट क्वेश्चन,
कितना अच्छा क्वेश्चन के साथ हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बीत रहा है, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा और इसके बाद में 20 मिनट का वीडियो होने जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो तो शायद यूट्यूब पर न चढ़े, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा दिन मेरे को वीडियो हो गया डाले हुए तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा कम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना, मतलब कि ज़्यादा लेंथ का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो आप लोग देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक ना। क्योंकि वीडियो को जैसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगा और मैं लाइव आकर के आप लोगों को सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दूँ। 20 दिन है, 20 दिन में रैपिड फायर चलाने वाला हूँ और इतने दिन में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूँगा, सब्जेक्टिव को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।